नमस्कार दोस्तों, आप सभी का KMI की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बारे में हमने कुछ जानकारी तो ले ली है और कुछ जानकारी आज वाली क्लास में हम लेंगे और आज ये चैप्टर अपन फिनिश करेंगे। और इसके जो भी लास्ट के में अंदर जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो आप सोल्व कर लेना। ओके, जो भी क्वेश्चन बने वो आप सोल्व कर लेना। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कैसे बैलेंस होती है, कैसे संतुलित होती है, ये सभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया। अगर कोई बच्चा अगर रह गया हो जिसने नहीं पढ़ी हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल KMIQ को खोलकर उसके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर देखें। तो अपन आज पढ़ेंगे अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विकृत केंद्रिता क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, अक्षेपण क्या होता है, अपचयन उपचयन और रेडॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोबारा सुनिए मेरी डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट करना, इसके नोट्स वगैरह बना लेना आप, ठीक है। तो लिख लीजिए कि जब बिना बुझे चूने की अभिक्रिया अपन जल के साथ करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। एक किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हमने पढ़ी है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। समझ गए? तो ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो किसका सूत्र है? कोयले के दहन की अभिक्रिया ये। ओके, एक संयोजन अभिक्रिया है। और जब हम ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अभिक्रिया अपन वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ करवाते हैं तो CaCO3 प्लस जल बनता है। ओके, तो ये क्या किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? आपको ये सब कुछ याद होगा, 9th क्लास में पढ़कर आए हो आप। अगर नहीं भी पढ़ा आपने कि एक सूत्र कैसे बना तो अपन अगली वीडियो में सीखेंगे 9th क्लास के टॉपिक में। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, इसे हम संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर का भी यही फॉर्मूला है। तो आपको भी आपने भी देखा होगा कि अगर अपन हमारे घर पे या आपके घर पे आप लोग जब सफेदी करते हो तो उसके 2 या 3 दिन बाद में उसमें निखार आता है। निखार मतलब चमक आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बुझे चुनने की अभिक्रिया, बुझे चुनने मतलब जो अपन करते हैं ना सफेदी, उसकी अभिक्रिया जब ऑटोमेटिक वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो ClCO3 की एक पतली परत बनती है। तो ClCO3 ऑलरेडी संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर आप जानते हो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो इससे क्या होती है? उसमें चमक आने लगती है। तो याद कर लेना इसको कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिससे ClCO3 का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। समझ गए? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं दोनों तो जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें भी तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब आगे पढ़ेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। ये तो नोट कर लिया होगा आपने। जब वियोजन अभिक्रिया के हेडिंग डाल लीजिए आप। जब एकल अभिकारक
या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे या दो से अधिक, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट या उत्पाद बनाता है। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए कि जब ये CaCO3 जब टूटता है, इसको अगर अपन ताप वगैरह देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जो ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसमें ये जो एकल उत्पाद है वो टूट रहा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। नोट कर लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगर कोई भी भाई, जिसका कोई छोटा भाई या फिर वो खुद 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार अच्छे नंबर बना सकता है। ओके, आपको प्लेलिस्ट में आपको अपना हमारे चैनल को खोलना है, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें हर टॉपिक की क्लासेस टॉपिक वाइज मिल जाएगी आपको, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर और भी समझ नहीं आए तो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर बताया था, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। और मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बता रखा है कि कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, या फिर जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं अपन। क्या होता है कि जब AgBr या फिर AgCl, जब इसको ऊष्मा दी जाती है, दोनों को जब ऊष्मा दी जाती है, ओके, तो ये Ag+Cl2 में टूटता है। इसी प्रकार AgBr में टूटता है, Br2। इसी प्रकार जब AgCl टूटता है तो AgCl2 बनता है, Ag+Cl2 अलग अलग बनते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है? उत्पाद के साथ साथ क्या बनती है? हमें नोट कर लीजिए। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए कि जब C6H12O6 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और एक ऊष्मा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ओके, क्योंकि इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं कि श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है?
क्योंकि इसमें ये जो ग्लूकोज है उसका विघटन हो रहा है। ग्लूकोज का विघटन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ओके, तो आप बता देंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट या फिर जब हम ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं तो उसका विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को उसके योगी से उसको प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 9th क्लास में कि ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, या फिर सक्रियता श्रेणी वगैरह है, जो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर है नाम से, चौथा चैप्टर, उसके अंदर पढ़ेंगे अपन। ओके, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आयरन की अभिक्रिया अपन कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो इसमें जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन क्या करेगा? इसको अलग कर देगा कि तू भाई अलग हो, तेरे में मतलब इतना शक्ति नहीं है कि तू इसको SO4 को रख सके। तो ये क्या करेगा? FeSO4 और कॉपर प्राप्त होगा हमें। समझ गए? यानी यहाँ पे Fe क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है, किसकी बजाय? कॉपर की बजाय। समझ गए? नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब दो अलग अलग अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, तो इसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ गए? जैसे अगर हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया Na2SO4 की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड से करवाई तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो इसमें क्या है? इसमें सोडियम है, उसके ऊपर क्या चार्ज है? +1 चार्ज है। यहाँ पे ये 2 से मल्टीपल है तो यहाँ पे +2 हो गया। अपने को पता है SO4 के ऊपर ऑलरेडी -2 चार्ज है। ये चार्ज वगैरह 9th क्लास के चैप्टर है, जो हम दोबारा आपको 9th क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पे पढ़ लेना आप, सभी को आना चाहिए। तो और यहाँ पे बेरियम है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 है, लेकिन इसके यहाँ पे 2 लगे हुआ है तो ये -2 हो जाएगा। ओके, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कैसे? कि ये सोडियम Cl से जुड़ रहा है, क्लोरीन से जुड़ रहा है, इसी प्रकार बेरियम सल्फेट से जुड़ रहा है, तो ये इनका निर्माण हो रहा तत्व होगा। देख लीजिए आप, इनको संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर लेना, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप? देख लीजिए आप एक बार।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी हो। ओके, तो इसे अभिक्रिया क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो लिखते हैं अपन ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी हो, या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो इसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी हो, उसे क्या बोलते हैं? उपचयन रिएक्शन बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब अपन कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, जाहिर सी बात है। तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी या ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन में वृद्धि हो। उसे क्या बोलते हैं? अपचयन रिएक्शन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या अपचयित है, क्या उपचयित है। यहाँ पे ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है। ओके, तो इसका एग्जांपल अपन देखेंगे कि जब हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हमें कॉपर और H2O प्राप्त होता है। ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को कॉपर से विस्थापित कर रहा है। ओके, कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन में कमी आ रही है जबकि हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के साथ कुछ जुड़ रहा है, समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पे कॉपर के साथ कुछ जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कुछ जुड़ रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है, समझ गए? नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपन देखते हैं। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो। ओके, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन तो क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, मतलब अपचयन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे तो। और यहाँ पे क्या हो रही है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, यहाँ पे क्या हो रही है? क्या हो रही है? यहाँ पे तो अपचयन हो रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में कमी हो रही है ना। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो समझ गए होंगे आप, नोट कर सकते हो इसको, नोट करना चाहिए तो आप, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण का मतलब है जंग लगना। ओके, तो संक्षारण का मतलब है जंग लगना, कि जब लोहे जैसी वस्तुओं को
लोहे जैसी धातु की वस्तुओं को अगर हम वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में या फिर अम्ल से के संपर्क में आने पर वो संक्षारित होने लगती है। संक्षारित का मतलब यह है कि उनमें जंग आने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं, संक्षरण कहते हैं। मतलब उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। जैसे आपने देखा हो कि लोहे पर जंग आने लगती है तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो इसे संक्षरण कहते हैं। ये अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, साइंस के तीसरे चैप्टर में। ओके, तो ये क्या है, संक्षरण है। संक्षरण से बचने के लिए हम पर क्या करते हैं, मतलब लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अरे भाई लोहे पर भूरे रंग की जंग आती है तो उसे जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऊपर पेंट करते हैं, तेल लगाते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उस पर जंग वगैरह नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब ये है कि आपने वो चिप्स वगैरह बचपन में खाई होगी या अभी भी खाते हो, तो आप दुकान पर जाकर देखोगे तो चिप्स की जो थैली वगैरह होती है उनमें काफ़ी सारी हवा भरी आती है। उसमें हवा भरी आती है, वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, उनमें नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है कि अगर हम वसा या तेलीय पदार्थों को, क्योंकि जो चिप्स वगैरह होती है वो तेल से बनी होती है, तो वसा या तेलीय पदार्थों को अगर हम वायु की उपस्थिति में या फिर खुला छोड़ देते हैं तो वो उनमें गंध आने लगती है या फिर उनका स्वाद बिगड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में अचार वगैरह है, उनको आपके घर वाले तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर अपन तेल से उनको बाहर निकाल देते हैं तो उनमें बूफन वगैरह, फफूंद वगैरह आने लगती है। ओके, तो उनको इससे बचाने के लिए अपन उनमें तेल में डालते हैं या फिर उनमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। इससे वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधिता होने से बच जाते हैं। और एक अभिक्रिया और थी जो मैंने आपको नहीं बताई, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ एक अविलेय पदार्थ भी बनता है। अविलेय पदार्थ का मतलब यह है कि अगर हम जल में क्या डालें, मिट्टी डालें, तो मिट्टी क्या है, अविलेय है, तो ये उसकी तली में बैठ जाती है। समझ गए। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण वही लिख लेना आप कि जब Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 के साथ करवाते हैं तो हमें BaSO4 और NaCl प्राप्त होता है। इसमें क्या है, NaCl घुल जाता है और BaSO4 अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। अवक्षेप का मतलब है अविलेय पदार्थ। समझ गए। तो ये आपका जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो पूरा हो चुका है। आप इसके अभ्यास क्वेश्चन कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, धन्यवाद।